नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। और आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह गिरफ्तार, आबकारी नीति से जुड़े मामले में कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने लंबी पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए बड़ा ऐलान, सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर किया 300 रुपए। तेलंगाना के लिए नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को मंजूरी। आबकारी मामले पर भाजपा हमलावर, कहा आम आदमी पार्टी बनी घोटाले का अड्डा। आप सांसदों पर सीएम आवास से वसूली करने का लगाया आरोप। भारतीय वायुसेना को मिला तेजस का नया संस्करण। बेंगलुरु में HAL कंपनी ने वायुसेना को सौंपा तेजस ट्रेनर वर्जन। आत्मनिर्भरता के संकल्प की ओर भारत का अहम कदम। सिक्किम के सेंगताम में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात, सेना के 23 जवान लापता। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने लिया हालात का जायजा। और 19वें एशियाई खेलों में भारत ने रचा इतिहास। खेलों के इतिहास में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। जेवलिन थ्रो में भारत स्वर्ण और रजत पदक जीता। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पदक की बरसात जारी। तीरंदाजी में भी मिला स्वर्ण। शुरुआत करते हैं एशियाई खेलों की खबर से, जहां जेवलिन थ्रो में भारत ने इतिहास रचते हुए स्वर्ण और रजत पदक पर कब्जा किया। भारत के नीरज चोपड़ा ने अपने एशियाई खिताब की रक्षा करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीरज ने 88.88 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं भारत के ही किशोर कुमार जेना ने 87.54 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम किया। तो इस इवेंट के दोनों पदक जो हैं वो भारत ने अपनी झोली में डाले हैं। ना सिर्फ नीरज बल्कि किशोर ने भी यहां पर रजत पदक जीता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 19वें एशियाई खेलों में भारत को 17वां स्वर्ण पदक जो है वो भारत ने हासिल किया है। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने ये स्वर्ण पदक दिलाया। दरअसल जेवलिन थ्रो इवेंट में 2 पदक भारत ने अपने नाम किए हैं। स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है जेवलिन थ्रो में 88.88 मीटर का भाला फेंक कर। तो वहीं किशोर कुमार जेना ने भी जेवलिन में भारत को रजत पदक दिलाया। नीरज ने, जैसा हम आपको बता रहे हैं, 88.88 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड पर कब्जा किया। तो वहीं अगर किशोर जेना की भी अगर बात की जाए तो उन्होंने भी रजत पदक इस इवेंट का अपने नाम किया है। लगातार उम्मीद थी नीरज चोपड़ा से और उसी उम्मीद पर पूरी तरीके से खरे उतरे नीरज चोपड़ा और उन्होंने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और उनके साथ किशोर कुमार जेना, जिन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से भारत ने अपना जो 17वां स्वर्ण पदक है वो जेवलिन थ्रो में हासिल किया है नीरज चोपड़ा की बदौलत। और साथ ही जो रजत पदक है वो इस इवेंट में जीता है किशोर जेना ने। अब तक का अगर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तमाम भारतीय खिलाड़ियों का यहाँ पर एशियन गेम्स की अगर बात की जाए, और सबसे ज़्यादा अभी तक के जो पदक हैं वो इस बार नज़र आ रहे हैं। और इन 2 पदकों के साथ भी जो कहीं ना कहीं अंक तालिका है, जो पदक तालिका है, उसमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो 19वें एशियन गेम्स से इस वक्त की बड़ी खबर आपने जानी। नीरज चोपड़ा ने अपने जेवलिन थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया है और ये भारत का 17वां स्वर्ण पदक है। इसके साथ ही जेवलिन थ्रो इवेंट में ही भारत
ने रजत पदक भी जीता है, जो कि जीता किशोर जैना ने। नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर थ्रो करके जो स्वर्ण पदक है वो अपने नाम किया है, जबकि किशोर कुमार जैना जिन्होंने यहाँ पे रजत पदक जीता। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जो यहाँ इस वक्त की एक और बड़ी खबर, दरअसल शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। आबकारी मामले में पूछताछ चल रही थी संजय सिंह से और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है ईडी द्वारा। आज सुबह से ही लगातार पूछताछ उनसे चल रही थी आबकारी मामले से जुड़ी हुई। दरअसल चार्जशीट में उनका भी नाम था और आज सुबह से ही हमने देखा कि जो पूछताछ है उनसे वो हो रही थी। ईडी की टीम पहुंची उनके सरकारी आवास पर, जिसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो आबकारी मामले में बड़ी कार्रवाई यहां पर नजर आ रही है। ईडी द्वारा पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है ईडी। कहीं ना कहीं आप सांसद संजय सिंह की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सुबह से ही लगातार इस खबर पर हम बने हुए थे, किस तरीके से जो ईडी है वो पूछताछ उनसे कर रही थी और उसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के सरकारी आवास पर आबकारी घोटाले को लेकर ईडी ने आज सुबह छापेमारी की थी। इस घोटाले में संजय के करीबियों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के कई नेता जांच एजेंसियों के रडार पर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल मई में तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। हालांकि अब कोर्ट से उन्हें बीमारी के चलते अंतरिम जमानत मिली हुई है। इस साल फरवरी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस घोटाले के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी उनकी गिरफ्तारी हुई। सिसोदिया तब से सलाखों के पीछे हैं और अब आप सांसद संजय सिंह को ईडी ने यहां गिरफ्तार किया है। आबकारी मामले में एक और बड़ी कार्रवाई, लंबी पूछताछ के बाद आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे, किस तरीके से कहीं ना कहीं जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे और सुबह से ही लंबी पूछताछ चल रही थी संजय सिंह से। और हालांकि उनके जो करीबी हैं उससे पहले उनसे पूछताछ की थी ईडी ने और आज सुबह से ही यहां पर उनके सरकारी आवास पर ईडी की जो टीम है वो पहुंची थी, पूछताछ उनसे की गई और अब शाम होते होते ये खबर कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी द्वारा। आबकारी मामले में कई आपके जो नेता हैं उनका नाम दर्ज है और इसी मामले में अगर देखा जाए, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी किस तरीके से जो आप नेताओं के नाम हैं वो सामने आए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक जो भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए वो सीधे तौर पे नज़र आ रहा है आम आदमी पार्टी में और कहीं ना कहीं ये मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ती हुई। भाजपा प्रवक्ता ने इस मामले को लेकर क्या कहा और ख़ासतौर से भाजपा जो है वो लगातार हमलावर भी है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस मामले में रिपोर्ट कार्ड देने के बजाय विक्टिम कार्ड खेल रही है। वैसे तो ये कहते हैं हम कट्टर ईमानदार है, परंतु आज तक विजय नायर या मनीष सिसोदिया, इन दोनों तथाकथित कट्टर ईमानदारों को कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। यहाँ तक कि खुद कांग्रेस पार्टी जो उनकी समर्थक पार्टी है वो भी कहती है कि इन पर कार्रवाई जो हुई है वो बिल्कुल सही है और शराब घोटाला हुआ है। इस पूरे घोटाले में दो लोगों ने अप्रूवर बनने का काम किया है, उसमें से एक है दिनेश अरोड़ा। वही दिनेश अरोड़ा जो मनीष सिसोदिया के साथ भी दिखाई देते हैं, जिनके बड़े बड़े नाइट क्लब और बार भी है और जिनके साथ संजय सिंह का सीधा सीधा कनेक्शन है और किस प्रकार से संजय सिंह ने उन्हें मनीष सिसोदिया से मिलाने का काम किया और पैसे इकट्ठा करवाने के काम किए। अब तो कोर्ट की प्रोसीडिंग में भी आ चुका है कि ये शराब घोटाला किस प्रकार से हुआ, क्या मोडस ऑपरेंडाई थी, किस प्रकार से ये दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के घर तक जाता है और किस प्रकार से मनीष सिसोदिया तो इसके मुख्य आर्किटेक्ट हैं ही, परंतु इसके साथ साथ पूरी दिल्ली सरकार इसमें शामिल है। वहीं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके कट्टर ईमानदार नेताओं के चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं।
दिल्ली के शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के यहां आज जांच एजेंसी ने रेड की है। इस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और उनके कट्टर ईमानदार सभी नेताओं, इन सबके चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। दिल्ली की जनता को इन्होंने लूटा है और इस शराब घोटाले की आड़ में करोड़ों रुपए कमाए हैं। इस चार्जशीट में पहले से संजय सिंह का नाम था। भाजपा ने शराब घोटाले पर अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसियों के नाम से कांपने लगते हैं। कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे है, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, दाहिना हाथ बायां हाथ दोनों लिप्त हैं इस भ्रष्टाचार में, लेकिन ये 10 सर वाला भ्रष्टाचारी रावण कौन है? और यह भी सच है कि अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, वो डरे हुए हैं। जांच एजेंसियों के नाम से वो थर-थर कांपते हैं कि मुझे बचा लो। जांच एजेंसियों का मानना यह है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि देश और दिल्ली की जनता जान चुकी है कि कोई सरगना है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। आरोपी दिनेश अरोड़ा ने कबूला है कि शराब घोटाले की पहली वसूली की बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर हुई थी। अरविंद केजरीवाल के इशारे पर संजय सिंह कहते हैं कि 32 लाख रुपया पापी आप अराजक अपराध पार्टी के कोष में दो। अब एक सांसद वसूली करता है मुख्यमंत्री आवास पर बैठकर। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 32 लाख की रिश्वत जो कि चेक से ली गई है, बाकी करोड़ों रुपया हो सकता है, जांच की परिधि में सामने आ चुका है, आगे भी आएगा। और फिलहाल बुलेटिन में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडरों के दामों में 100 रुपये की कटौती का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, रक्षाबंधन के मौके पर गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपये की कटौती की गई थी। आज से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सब्सिडी 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये की जा रही है। रक्षाबंधन के अवसर पर छूट दी गई, 200 रुपये कम किए गए। तब रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 1100 से कम होकर 900 रह गई और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये की सब्सिडी एज इट इज़ चलती रही, तो उनको 700 रुपये का पड़ता था। आज से जो घोषणा हो रही है उसमें उज्ज्वला के लाभार्थी जो बहनें हैं उनको 200 रुपये की बजाय अब 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। करोड़ों बहनों को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक बड़ी राहत मदद के रूप में उनको आज का ये निर्णय किया गया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, कृष्णा नदी के जल बंटवारे पर केंद्रीय कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल बंटवारे के लिए समाधान के लिए नए टर्म ऑफ रेफरेंस देने का ऐलान किया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने चारों राज्यों के बीच से गुजरने वाली इस कृष्णा नदी के जल बंटवारे को नए सिरे से निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष एक बार फिर अपनी मांग की और सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया। इसी परिप्रेक्ष्य में सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी जल विवाद के बंटवारे के लिए समाधान के लिए नए टर्म ऑफ रेफरेंस देने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत ट्रिब्यूनल अविभाजित आंध्र प्रदेश को कृष्णा नदी से आवंटित जल में से दोनों राज्यों के लिए बंटवारा करेगा जल का, और ये दोनों राज्यों में कार्यरत या निर्माणाधीन या भविष्य के लिए जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट वाइज वाटर एलोकेशन करेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार का निर्यात के लिए $1 बिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे में कैबिनेट ने पीएम मोदी के नेतृत्व में हल्दी बोर्ड की स्थापना का फैसला किया है। हल्दी का महत्व क्या है, टर्मरिक का उपयोग क्या है, उससे क्या क्या गुण है, उसका पता भी चला। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, खपत करने वाला और निर्यात करने वाला सबसे बड़ा ऐसा देश है। जो हम 1600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं, इसका लक्ष्य रखा है लगभग 8,400 करोड़ तक जाने का। $1 बिलियन तक इसको लेकर जाएंगे, और ये टारगेट पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कल ही अपने भाषण में नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाने की घोषणा तेलंगाना में एक सभा के दौरान की थी, और आज उसकी नोटिफिकेशन भी की गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अविभाजित आंध्र प्रदेश के गठन के वक्त तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए एक एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रावधान किया गया था। आंध्र प्रदेश में पहले ही यूनिवर्सिटी बन चुकी है। वहीं पीएम के नेतृत्व में आज कैबिनेट ने तेलंगाना के लिए ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना का फैसला किया गया है। तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में ये प्रावधान था कि आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों राज्यों के लिए एक एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, उसको स्थापना की जाएगी। आंध्र प्रदेश में इसकी पहले स्थापना हो चुकी है 2019 में। तेलंगाना में ज़मीन मिलने में बहुत लंबा समय लग गया, लेकिन अब जब वो ज़मीन मिल गई है तो अब केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के चेयरमैनशिप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चेयरमैनशिप में कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि आंध्र प्रदेश में 889 करोड़ की लागत से तेलंगाना में वन देवता जो है हमारे समकक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसको खोलने का निर्णय लिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के मुलुगु जिले में नए ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 889 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन करने का कैबिनेट में निर्णय किया है। उसके बाद निर्णय ही नहीं है, उस लगभग 889 करोड़ फर्स्ट फेज में एलोकेशन हुआ है। उसमें इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी मुलुगु, तेलंगाना में एक मुलुगु डिस्ट्रिक्ट है, हेडक्वार्टर भी है, उस गांव में इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन करने का निर्णय हुआ है। मैं इस ट्राइबल्स के तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। वहीं जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ स्थल से मारे गए आतंकवादियों के शव बरामद किए गए हैं। पुलिस इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चला रही है।
बात सिक्किम की। उत्तरी सिक्किम के लोहनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से संगतम में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। घाटी में कुछ सैन्य प्रतिष्ठान प्रभावित हुए हैं। इस दौरान सेना के 23 जवान के लापता होने की भी खबर है। सेना के जवानों की तलाश जारी है। भारी बारिश के कारण उत्तरी और पूर्वी सिक्किम में बांध क्षतिग्रस्त हो गए। सड़कों, बांध, पुल सभी को भारी नुकसान हुआ है। माल बाजार उपमंडल के गजलडोबा में तीस्ता के कई लॉक गेट खोल दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक गजलडोबा के तीस्ता बैराज से करीब 7,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। SSDMA ने सभी को सतर्क रहने और नदी बेसिन के किनारे यात्रा से बचने की सलाह दी है। आपदा के कारण सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर कई स्थानों पर टेलीफोन और सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है, लेकिन अभी तक जान माल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। SSDMA ने सकलांग, ब्रिंगबोंग, फिडांग, दिक्चू, माखा, सिंगतम, रंगपो, मल्ली क्षेत्रों के निवासियों से हाई अलर्ट पर रहने का आग्रह किया है। NDRF की टीम सिक्किम में राहत और बचाव के काम में तैनात है। NDRF की एक टीम गंगटोक में और 2 टीमें पश्चिम बंगाल में सिक्किम के आसपास के इलाकों में राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। NDRF की टीम ने अब तक 7 लोगों को बचाया है। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।